नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। इससे पहले जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में या पैट 2022 वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। 6 लेक्चर हैं, उसके बाद एक रिवीजन लेक्चर। इसी तरह इसके भी हम 7 से 8 लेक्चर लाएंगे और उसके बाद एक रिवीजन लेक्चर। उसके बाद आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कहाँ से। यहाँ पर तो भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम किसने, इतिहासकार जो थे मील, उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसमें पहले कालानुक्रम देख लीजिए। कालानुक्रम इसलिए ज़रूरी है, डायरेक्ट पूछा गया है कई बार। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक रही। उसके बाद आती है उत्तर हड़प्पा काल या अंधकारमय युग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 1900 से 1500 ईसा पूर्व। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया वो ऋग्वैदिक काल से आया। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा और उत्तर वैदिक काल रहा 1000 से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शुरू हो गया महाजनपद काल। और महाजनपद कितने थे? 16। फिर मौर्य काल शुरू होता है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। और मौर्योत्तर काल 185 से 319 ईस्वी। 185 से 319 ईस्वी। और उसके बाद आपका शुरू होता है गुप्त काल। क्रम भी याद रखना, कई बार ये क्या कहते हैं, इन सब को दे देंगे और बोलेंगे इनको ऑर्डर में लिखो, माने कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो गुप्त काल 319 ईस्वी से 550 ईस्वी। और हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन 636 647 ईस्वी। और उसके बाद हर्षवर्धन के बाद शुरू होता है राजपूत काल, इसको बोलते हैं पूर्व मध्य काल। ये होता है 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और इसके बाद शुरू हो जाते हैं इस्लामिक आक्रमण। तो इस्लामिक आक्रमण के बाद आता है सल्तनत काल, जो चलता है 1192 से 1526 ईस्वी, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। और उसके बाद मुगल काल शुरू होता है 1526 से 1707। 1707 इसलिए कहा क्योंकि 1857 तक जो मुगल शासक थे बहुत कमजोर थे, उनका एरिया बहुत कम था। और आधुनिक काल बोलते हैं 1707 से 1947 और उसके आगे तक। ये तो कालानुक्रम है, आपको ये याद रखना है, जिसमें हमने बताया जैसे ऋग्वैदिक काल आपको पता होना चाहिए, महाजनपद काल पता होना चाहिए, गुप्त काल पता होना चाहिए। गुप्त काल जैसे है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे मध्यकालीन भारत की अब करते हैं प्रॉपर शुरुआत। तो सबसे पहले इस्लाम के उदय पर चर्चा करते हैं। तो इस्लाम के संस्थापक जो थे वो मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 एडी यानी कि ईस्वी में हुआ। और जन्म स्थान था मक्का। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता अमीना या अमीनाह, चाचा थे अबू तालिब, जिन्होंने मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया। इनका कबीला था कुरैश या फिर कुरैशी। और इनका परिवार क्या था? पुजारी परिवार। पुजारी माने वैसे हिंदू पुजारी नहीं, पुजारी का मतलब जो पूजा पाठ करते थे उस। इनकी पत्नी का नाम खदीजा था। और हीरा नामक पहाड़ी पर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। इसके बाद आगे देखिए, 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब कहाँ चले गए? 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब चले गए मदीना। और यह घटना क्या कहलाती है? हिजरत। तो कई बार हिजरत से ही पूछ लेते हैं कि हिजरत किसे कहते हैं। तो मोहम्मद साहब के मदीना का चला जाना कहलाता है हिजरत। और यहीं से शुरुआत हुआ हिजरी संवत। कब से? 622 ईस्वी से। 623 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण होता है और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की हो जाती है मृत्यु। तो मोहम्मद साहब जो थे मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे, ये तो अभी भी पता ही है हम लोगों को।
और आगे नहीं कहूँगा, नहीं तो एक ही सजा, हाँ बस वही। तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता है। और उनके साम्राज्य को क्या कहते हैं? खिलाफत। यहीं से आया था अपने इतिहास में खिलाफत आंदोलन, याद रखना। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगा खिलाफत आंदोलन हुआ क्या। इसके बाद चार खलीफा आए, चार खलीफा आए। अबू बकर 632 से 634 ईस्वी, और फिर आते हैं उमर जो 634 से 644। उसके बाद उस्मान आते हैं और 644 से 656। ये तीनों थे सुन्नी। देखो इस्लाम सुन्नी और शिया में विभाजित है, ये तीनों थे सुन्नी। इसके बाद आते हैं अली 656 से 661, ये थे शिया। तो अली के जो पुत्र थे हुसैन, अली के जो पुत्र थे हुसैन, उनकी हत्या करबला के मैदान में कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या की गई थी करबला के मैदान। उसके बाद खलीफाओं के बाद आते हैं उम्मयद वंश, फिर अब्बासी खलीफा आते हैं यानी कि अब्बासी वंश। उनके बाद अब्बासियों का काल रहा है इस्लाम का स्वर्ण काल। तो क्वेश्चन आएगा कि इस्लाम का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो इस्लाम का स्वर्ण काल कहा जाता है अब्बासी खलीफाओं का काल। अब्बासी वंश का जब आगमन हुआ तो वो बना इस्लाम का स्वर्ण काल। इसके बाद हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। हलाकू था कौन? वो था एक मंगोलियन नेता। उसके बाद आता है उस्मानी वंश और ऑटोमन साम्राज्य जो कि तुर्की में था। और 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये एडिशनल पॉइंट है, इसका इससे मतलब नहीं, फिर भी देख लो। अंग्रेजों ने संपूर्ण ब्रिटिश भारत में 1830 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अब बात करते हैं अरब आक्रमण की भारत में। तो भारत में अरबों की यहाँ पर हो जाती है एंट्री। तो भारत में मुस्लिमों का आक्रमण और आगमन एक ही बात है, आक्रमण भी कह सकते हैं। आगमन कोई भी ऐसे अपनी मर्जी से घूमने नहीं आया, सब अटैक करने आए। पहले आए अरब, फिर तुर्क, फिर अफगान। तो प्रथम जो अरब आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद श्रीलंका के शासक ने खलीफा वलीद के लिए कुछ उपहार भेजे थे, जिन्हें देवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। और सिंध के शासक दाहिर ने सहायता करने से मना कर दिया था। खलीफा ने ईरान के शासक अल हज्जाल को भारत पर आक्रमण करने हेतु कहा था। और यहाँ से शुरू होता है शांति का प्रचार। पूरी दुनिया में शांति का प्रचार होता है यहाँ से। खलीफा कहते हैं ईरान के शासक अल हज्जाल से कि भारत पर आक्रमण करो, भारत में शांति नहीं है, भारत में भी शांति फैलाओ। तो खलीफा ईरान के शासक अल हज्जाल से कहते हैं कि भारत पर अटैक करिए, वहाँ पे भी शांति फैलाइए, वहाँ शांति क्यों नहीं। उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया। कब? 712 ईस्वी। और मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद अल हज्जाल का भतीजा व दामाद। और बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी कि आइए हमारे यहाँ अटैक करिए, हम भी शांति वाले, तुम भी शांति वाले, चलते हैं भीम और मीम मिलकर देश में, भारत में शांति स्थापित करते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि आइए मोहम्मद बिन कासिम, भारत में शांति की स्थापना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे ही जीता तो पहली बार सिंध में जजिया कर लागू कर दिया। बोले पहले टैक्स आप ही देंगे। कौन? बौद्ध भिक्षु थे ना, उनका प्रभुत्व था वहाँ पर तब तक। तो बोले ऐसा करो, अब टैक्स आप दो, हमको बुलाया ना, तो टैक्स दिया शुरू किया बौद्ध भिक्षुओं से ही। अब बात करते हैं जजिया कर की। तो जजिया कर होता क्या है? तो जजिया कर राजनीतिक कर होता है जो किन पर लगाया जाएगा?
गैर मुस्लिम्स पे। क्या ये मुस्लिम पे लगता है? जी नहीं। किस पे लगता है? गैर मुस्लिम पे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में मकतब यानी कि प्राथमिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए। देख रहे हो, शिक्षा का प्रसार। और इस आक्रमण की जानकारी मिलती है चचनामा से। चच दाहिर के पिता का नाम था। चचनामा के लेखक अज्ञात हैं और दाहिर एवं जयसिंह लड़ते हुए मारे गए थे। आक्रमण का वास्तविक कारण था भारत की आर्थिक संपन्नता। अरबों ने आगे भी बढ़ने का प्रयास किया सिंध के बाद, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को पराजित कर दिया। गुर्जर प्रतिहारों ने उन्हें वहीं रोक दिया। कुल मिलाकर कोई न शांति का प्रचार करने आया था, न धर्म का प्रचार करने आया था। सब थे भिखारी, तो यहाँ पर आए थे लूटने, संपत्ति को लूटने आए थे। अब आक्रमण के प्रभाव देखते हैं। तो देखिए, जब इन्होंने सिंध को जीत लिया, बौद्ध भिक्षुओं ने जब बुलाया था, उसके बाद यहाँ पर शासन भी स्थापित हुआ। तो सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुआ। समन्वय क्या? आप पढ़ना कहीं पे शासन करोगे तो वहाँ के बारे में जानकारी करोगे। अब उनको तो लैंग्वेज आती नहीं तुम्हारी, तो वो क्या करेंगे? अनुवाद। तो उन्होंने पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा कलीला व दिमना। कलीला व दिमना। उसके बाद चरक संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया और ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया, जिसमें ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जिसका नाम रखा गया अल सिंध हिंद, ये नाम पूछ लेता है। और खंडन खाद्य, इनका है अल अरकंद। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जिसका नाम क्या है? अल सिंध हिंद, पूछ लेगा। अल सिंध हिंद किसका अनुवाद है? अरबी अनुवाद, तो वो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का। और अल अरकंद का है खंडन खाद्य का। खंडन खाद्य का। इसके बाद अरबों ने दशमलव प्रणाली को भारत से ग्रहण किया और अरब देशों में इसको क्या कहा जाता है? ये भी जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन करें, ध्यान रखना है उसको, किसको क्या बोलते हैं? हिंदसा कहा गया है। और इसके बाद अरब विद्वान अल ख्वारिज्मी ने अरब देशों में दशमलव प्रणाली को प्रसिद्ध किया। यूरोप में इसे अरबी संख्या पद्धति कहते हैं, क्योंकि देखो सीख के यहाँ से गए, नाम बताया कि हमने बनाया है। अल ख्वारिज्मी बोले हम बहुत होशियार हैं, हमने बनाई है दशमलव प्रणाली। इसके बाद जब अरब यहाँ पर आए, सत्ता स्थापित हो गई, तो यहाँ से व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि हो गई। फिर अरबियों के बाद तुर्कियों को लगा कि हम भी पहुंचे, हम क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लें। तो तुर्क भी लूट के मकसद से भारत आए। अरब के बाद आते हैं तुर्क, और तुर्क कहाँ के? मध्य एशिया के बर्बर जाति थी, और तुर्कों ने गाजी उपाधि को प्रसिद्ध किया। गाजी, गाजी उपाधि कहाँ से आई? तुर्क से। तो जो अलप्तगीन थे वो तुर्क साम्राज्य के संस्थापक थे, और सुबुक्तगीन ये था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क, तो वो है सुबुक्तगीन, और तुर्क साम्राज्य के संस्थापक वो है अलप्तगीन। इसके बाद तुर्कों ने भी कहा कि देखो भारत में शांति का प्रचार करना है, काफ़ी अशांति है, तो वो भी शांति का प्रचार करने के लिए भारत की तरफ बढ़े। तो सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी आया और इसने सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित किया, और खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि धारण की। तो पहली सुल्तान की उपाधि यहाँ पर खलीफा के द्वारा किसको दी गई? महमूद गजनवी को। तो यही क्वेश्चन है कि यह पहला मुसलमान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसको क्या बोलते थे? बुत शिकन। बुत यानी कि मूर्ति, शिकन माने तोड़ने वाला। तो मूर्ति भंजक था, मूर्तियां बहुत तोड़ता था। भाई शांति चाहिए ना, तो मूर्तियों से होता था शोर, तो उसने क्या किया? उसने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह से ये महान शासक इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, और इसने खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पे प्रतिवर्ष आक्रमण करने का प्रण लिया। इसने कहा कि चूंकि भारत में शांति नहीं है, इसलिए हम प्रतिवर्ष आक्रमण कर करके भारत में शांति स्थापित कर देंगे।
और इसने कुल 17 बार आक्रमण किए, जिससे भारत में शांति अमन चैन स्थापित हो जाए। 1000 ईस्वी में इसने वहिंद पर आक्रमण किया और जयपाल को पराजित कर दिया। जयपाल ने क्या किया? सुसाइड कर ली। 1009 ईस्वी में नारायणपुर यानी कि अलवर में आक्रमण किया और 1014 थानेश्वर में आक्रमण किया और 1016 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। और 1018-19 में कन्नौज एवं मथुरा पर आक्रमण किया और इम्पोर्टेंट है 1025 ईस्वी प्रभासपट्टनम यानी कि सोमनाथ पर आक्रमण किया। यह सबसे सफल आक्रमण रहा और वापस लौटते समय कच्छ व सिंध का रास्ता इसने लिया था। कौन से रास्ते से लौटा? कच्छ व सिंध के रास्ते से लौटा। और 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध अभियान किया, जो इसका अंतिम अभियान था, और इसकी मौत हो गई 1030 ईस्वी में। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्वी जो दरबारी विद्वान थे, उत्वी की किताब उल यामिनी है और वह हाइकी की है तारीख सुबुक्तगीन, तारीख मसूदी। लैनपुल ने वह हाइकी को पूर्व का पेप्स कहा है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है? वो है फिरदौसी, वो है शाहनामा जो है ईरान का नेशनल एपिक। इसके बाद अल बरूनी, इसको अल बिरूनी भी कहते हैं, उसने लिखी तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद। और ये किस भाषा में थी? ये भी याद रखना है, भाषा इसकी अरबी थी। भाषा इसकी अरबी थी। अल बरूनी जो है वो ख्वारिज्मी का निवासी था। उसे फारसी, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं का ज्ञान था। दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान सब कुछ जानता था। और यह कन्नौज आक्रमण के समय भारत आया था और इसने भारत में, ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो तहकीक हिंद या किताब उल हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा। और किसने लिखी? अल बरूनी। और फिरदौसी ने क्या लिखा? शाहनामा, जो ईरान का नेशनल एपिक है। और अल बरूनी भारत आया कन्नौज आक्रमण के समय। संस्कृत ज्योतिष शिक्षा का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? इसने बनारस से किया। और अपनी पुस्तक में यह सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का वर्णन करता है। भारतीयों को विद्वान बताता है, लेकिन भारतीयों को कूपमंडूक बताता है, क्योंकि भारत के लोग मानते थे पृथ्वी गोल है, ये चपटी पृथ्वी वाले थे, इसलिए कहा ये लोग कूपमंडूक। फिर आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का अन्य नाम क्या था? मोहम्मद बिन शाम, और इसकी राजधानी थी गजनी। क्योंकि इसका संबंध गौर प्रांत से था, इसलिए यह कहलाया गौरी। और इसका महमूद गजनवी के साथ कोई रिलेशन नहीं था। और 1175 में इसने मुल्तान अभियान चलाया और 1178 में गुजरात अभियान। और गुजरात अभियान के समय शासक कौन था? मूलदुत्ती या फिर भीमदुत्ती। और नायिका देवी इसकी संरक्षिका थी। नायिका देवी को गौरी ने बुरी तरह पराजित किया। गौरी ने बुरी तरह पराजित किया और भीम टू की राजधानी बनी अनहिल पाटन। इसके बाद 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ और गौरी पराजित हो गए। इसके बाद 1192 होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। और इस युद्ध में गौरी जीत गया और दिल्ली का शासक उस समय गोविंद तृतीय था। ऑप्शन में द्वितीय फर्स्ट दे देंगे। दिल्ली का शासक गोविंद तृतीय था तराइन के द्वितीय युद्ध के समय, जो हुआ 1192। और 1194 चंदावर का युद्ध हुआ। इसमें गौरी वर्सेस जयचंद गहड़वाल कन्नौज के बीच हुआ और गौरी जीत गए। और गौरी ने क्या किया?
स्वयं शासन चलाने की इच्छा उसकी थी नहीं। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया और स्वयं गजनी चला गया। 1205 में उसने खोखरों के विरुद्ध अभियान चलाया। गौरी घायल हो गया और 1206 में उसकी मृत्यु भी हो गई। 1205 में खोखरों के विरुद्ध अभियान में गौरी घायल और 1206 में गौरी साहब टपक गए। गौरी ने, जिसका दूसरा नाम मोहम्मद बिन साम था, तो उसने मोहम्मद बिन साम नाम के सिक्के चलाए जिन्हें दहलीवाल सिक्के कहा जाता है और सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए मोहम्मद बिन साम या साम नाम के सिक्के, जिनको बोलते हैं दहलीवाल सिक्के, उन पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। इसके बाद शुरू होता है सल्तनत काल। तो इसमें मामलुक वंश या गुलाम वंश 1206 से 1290। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो गवर्नर बना के गया था गौरी, उसका। तो ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऐबक का शाब्दिक अर्थ है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहले काल 1206 से 1210, और ऐबक का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। इसकी उपाधियां थी कुरान खां, लाख बख्श, हातिम दुत्ती। कुरान खां किसकी उपाधि? कुतुबुद्दीन ऐबक की। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक की और हातिम दुत्ती कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ध्यान रखना, ऑप्शन दे देगा निम्न में से किस शासक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण की नहीं थी, धारण नहीं की थी? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने अपने नाम से ना तो कोई सिक्के चलाए, ना अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। इसने अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इस तरह से समकालीन क्या हुआ, उस समय क्या क्या थे? तो गजनी में थे ताजुद्दीन यल्दौजी, लाहौर में थे कुतुबुद्दीन ऐबक और सिंध में थे नासरुद्दीन कुबाचा। 1208 में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने कह दिया ऐबक से, आज से तुम दास्ता से मुक्त हुए। और क्वेश्चन एक तो ये आता है, निम्न में से चौगान खेलते समय यानी कि पोलो खेलते समय मृत्यु हुई, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। कब? 1210 में। और कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। लाहौर में पोलो यानी कि चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। आप बताएंगे कि सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? इसके बाद आते हैं आराम शाह, जो बहुत ही आराम से रहे, कुछ भी विशेष नहीं किया। ऐबक के बाद तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आराम शाह के बारे में, बस जान लो कि कोई था। आराम शाह के बाद आता है एक ठीक ठाक बढ़िया आदमी जिसको बोलते हैं इल्तुतमिश। ये था इलवरी तुर्क और कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। और ये ऐबक का दामाद था। ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया जिसको क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी। और एक और क्वेश्चन आता है कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो इल्तुतमिश ने, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वो था इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला शासक सल्तनत काल में, तो इक्ता व्यवस्था को लागू करने वाला शासक था इल्तुतमिश। याद रखना, एकता व्यवस्था को लागू करने वाला शासक था इल्तुतमिश। इसने काम के बदले भूमि देना यानी कि जागीरदारी सूबेदारी प्रथा शुरू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। और इसने अरबी पद्धति पर 2 सिक्के चलवाए। किसने? चांदी का टंका बहुत बार आया है, और तांबे का जीतल। उल्टा नाम दे देगा आपको, कहेगा चांदी का जीतल और तांबे का टंका। क्या ये कथन सही है? नहीं, चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल किसने? इल्तुतमिश ने। इसके बाद तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1216 ईस्वी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौजी ने।
और इल्तुतमिश ने यल्दौजी को पराजित कर दिया और कोबाचा को तो कई बार पराजित कर दिया और कोबाचा सिंधु नदी में डूबकर मर गया। कह रहा भाई अब क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से, जलालत भरी रोज़ हराते हो। तो वो मर गया। इसके बाद 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा कर रहा था। कौन? चंगेज खान। मतलब उसको दौड़ा दौड़ा के बोल रहा था मारेंगे नहीं, घसीटेंगे ज़्यादा, तो पीछा कर रहा था। तो मंगबरनी आए, बोले इल्तुतमिश इल्तुतमिश चाचा जी हमें बचा लीजिए। तो इल्तुतमिश ने कहा कि नहीं। देखिए क्यों? क्योंकि ये था बुद्धिमान। इल्तुतमिश था बुद्धिमान। उसने सोचा कि अगर हमने इस गधे को बचाया तो इसके चक्कर में चंगेज खान इसको तो पेलेगा पेलेगा, हमारी और रेल बना देगा और हमारे साम्राज्य की बैंड बजा देगा। तो उसने कह दिया कोई सहायता नहीं कर सकते, निकल जाए यहाँ से। तो मंगबरनी आराम से निकल लिया और मंगोलों का आक्रमण उस समय नहीं हो पाया। इसके बाद 1229 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि अभी तक ऐबक ने धारण नहीं की, आराम शाह ने नहीं धारण की। खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करता है कौन? इल्तुतमिश। और अपने पुत्र नासिरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और नासिरुद्दीन जो था इल्तुतमिश का पुत्र, वो लड़ते हुए बंगाल में मारा गया और उसने रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। फिर रजिया यानी कि रजिया सुल्ताना। ग्वालियर अभियान के समय इसकी मृत्यु हो जाती नहीं। ग्वालियर अभियान के समय रजिया के नाम के सिक्के चलवाए और ग्वालियर अभियान के समय इसने खरीदा गयासुद्दीन बलबन को। ग्वालियर अभियान के समय रजिया के नाम के सिक्के चलवाए और बलबन को भी खरीदता है ये ग्वालियर अभियान की। और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान का मतलब होता है खलीफा का प्रतिनिधि और बादशाह का मतलब होता है स्वयंभू या स्वतंत्र शासक। मतलब सुल्तान जो होगा वो खलीफा के आदेशानुसार चलेगा, जबकि बादशाह स्वयं की मर्जी से चल सकता है। ठीक है। हाँ, तो यही दो तो मूवी आई हैं, एक शाहरुख खान की, एक सलमान खान की, सुल्तान और बादशाह। इसके बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। ये रुकनुद्दीन फिरोज था, वो आप लोगों जैसा था, यानी कि आलसी प्रवृत्ति का था। वास्तविक शक्तियाँ इसकी माँ शाह तुर्कान के पास थी। शाह तुर्कान जो थी वो निरंकुश शासिका थी और रजिया इसके बाद जनता की सहायता से शासिका बन गई कि इसको हटाइए, हम बनते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में आते हैं और आते ही जाते हैं। इसके बाद आती है रजिया सुल्तान, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यह कुबा व कुलाह पहनकर दरबार में आती थी। कुबा व कुलाह। तीरंदाजी, घुड़सवारी, शिकार करती थी। इसने कुछ पद प्रदान किए, जैसे कबीर खां यानी कि लाहौर का गवर्नर था उसको, और कबीर खां ने रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किया। मतलब रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसने किया? कबीर खां ने। और अल्तुनिया को दिया तवर हिंद का गवर्नर का पद। एतगीन को बोला अमीर हाजिब बन जाइए आप। और याकूत जो कि अफ्रीकी था, ये था अमीर आखूर। ठीक। याकूत अमीर आखूर पोस्ट पर था और ये अफ्रीकी था और अफ्रीकी लोगों से रजिया के साथ प्रेम संबंध था, ऐसा बोलते। इसके बाद तवर हिंद का जो गवर्नर था, तवर हिंद का जो गवर्नर था वो उस अल्तुनिया, उसने विद्रोह कर दिया। रजिया ने उसके विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया, लेकिन वह पराजित हो गई। कौन? अल्तुनिया। अल्तुनिया से रजिया पराजित हो जाती है। फिर जैसे ही पराजित होती है, रजिया ने अकल लगाई, बोले इस जैसे फिल्मों में होता है ना, किसी को बर्बाद करने के लिए शादी कर ले, तो रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। लेकिन सल्तनत के अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। बहराम शाह को सुल्तान बना दिया और रजिया व अल्तुनिया मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करने आए, पराजित हो गए
और कैथल हरियाणा में डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। कहते हैं वो डाकू नहीं थे, वो अमीरों द्वारा ही भेजे गए थे। इसके बाद आता है बहराम साय। तो बहराम साय 1240 से 1242 तक सल्तनत पद पर रहा। नायब ए मुमलिकात नामक पद का इसने सृजन किया एवं ऐतगीन को प्रथम नायब ए मुमलिकात नियुक्त किया। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, जिन्होंने कुछ विशेष नहीं किया, इसलिए उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। फिर आते हैं नासिरुद्दीन महमूद। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसको बलबन की सहायता से सुल्तान बनाया गया था 1246 से 1266। तो यह बलबन की सहायता से सुल्तान बना था और इसके धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था और इसने बलबन को नायब मुमलिकात नियुक्त किया। नासिरुद्दीन ने बलबन को हांसी हरियाणा पे उसका गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को हांसी हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया। इसके बाद आते हैं बलबन पर। तो इलबरी तुर्क था 1266 से 1286। 1266 से 1286 तक इसने शासन किया और 40 दल का सदस्य था। अगर 40 दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। उसी 40 दल का सदस्य था बलबन और इसको खरीदा कब गया था? ग्वालियर अभियान के समय। ठीक, अब थोड़ा देख लो किसने कौन सी पोस्ट। तो अमीर ए शिकार जो पोस्ट बनाई वो बनाई थी रजिया सुल्ताना ने। अमीर ए आखूर बनाई थी बहराम शाह ने। और अमीर ए हाजिब बनाई थी अलाउद्दीन मसूद शाह ने। और नायब ए मुमलिकात बनाई थी नासिरुद्दीन महमूद ने। आगे बलबन के बारे में चर्चा करते। तो क्वेश्चन आएगा कि राजत्व का दैवी सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया गयासुद्दीन बलबन ने। देखिए, दैवी सिद्धांत क्यों देते थे पुराने जमाने में राजा की? अगर राजा को ईश्वर मानोगे या ईश्वर का प्रतिनिधि मानोगे तो जनता उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी कि ये तो ईश्वर का अपमान है। बोलेंगे ना, गुस्ताख ए राजा की एक ही सजा। हाँ, वही वाला सिस्टम। हाँ, तो जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया, अर्थ आ जाते हैं कि ये बलबन के दिए हुए सिद्धांत हैं। और नियाबत एक खुदाई यानी कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता था। वह रक्त की शुद्धता, कौन? बलबन में रक्त की शुद्धता में विश्वास रखता था और बताता था कि हम ईरान के अफरासियाब वंश से संबंधित हैं। ये भी कई बार पूछा है। बलबन कहता था कि ईरान के अफरासियाब वंश से हम संबंधित हैं। और चूंकि ये था नहीं तो इसे दिखाने के लिए ईरानी रीति रिवाज और प्रथाएं आरंभ करी, जैसे सिजदा, पवोस, नौरोज त्यौहार शुरू किया। किसने? क्वेश्चन आता है तो बलबन ने। तुलादान और ताजिया निकालना, ये सब प्रथाएं बलबन ने शुरू की, ये दिखाने के लिए कि हम ईरान के महान वंश अफरासियाब वंश के वंशज हैं। जैसे अभी एक पार्टी का अध्यक्ष या कह दो पूर्व अध्यक्ष बताता है हम गांधी वंश के हैं, वैसा सिस्टम था बलबन का। वो बता रहा था कि हम ईरान के महान अफरासियाब वंश के संस्थापक के वंश के हैं। और बलबन ने अपने दरबार को भव्य रूप से सजाया। मैं कहता हूँ कि मेडवल हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आएगा तो बलबन से या रजिया सुल्तान से ही आता है। और तीसरे नंबर पे इल्तुतमिश रहता है। तो इसने अपने दरबार को भव्य रूप से सजाया, अंगरक्षकों को नियुक्त किया और अपने बच्चों के ईरानी नाम रखे। कैकुबाद, कैखुसरो और क्यूमर्स। नाम याद रखना, कैकुबाद, कैखुसरो और क्यूमर्स, ये दिखाने के लिए कि हम तो ईरानी हैं। और रक्त एवं लौह की नीति कितनी बार पूछा गया है, किसने चलाई? वो थी बलबन ने। रक्त एवं लौह की नीति कैसी? ये अपने दुश्मनों को
इतना मारता था, ऐसा नहीं कि जीत लिया संधि कर ली, बोले नहीं, दौड़ा दौड़ा के मारता था। और कहा तो जाता है, एक तो लुक जो था ना एकदम भयानक रखता था। कहते हैं कि उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी होती थी, इतिहासकार लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी होती थी कि वो दाढ़ी फोल्ड होकर पगड़ी पर बंधती थी। और कहते हैं कि इतना भयानक दिखता था और साथ ही इतना भयानक था बलवन कि जो इसके खिलाफ जाता था उसका बुरी तरह दमन करता था। और दमन ही नहीं करता था, कईयों की तो वो खोपड़ी पर खोपड़ी रखवा देता था कटवा के। मतलब वो मौत देता था कि देखने वालों के लिए नजीर बने, जो उसके खिलाफ उठ ना खड़े हो। और गजब बात देखिए कि 40 दल का सदस्य था, लेकिन वो जानता था कि हम भी तो 40 दल के सदस्य थे और आज सुल्तान बने हैं, तो इसमें से कोई और भी तो बगावत करके बन सकता है। तो कहता है 40 दल को इसने कर दिया समाप्त। इसने अमीर बकबक को सजा दी। और तुगरिल खान ने बंगाल में इसके विरुद्ध विद्रोह किया था। और अमीन खां को बलबन ने मृत्युदंड दिया क्योंकि वह तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करने में असफल रहा। इसके बाद मलिक मुकदीर ने तुगरिल के विद्रोह का दमन किया। बलबन ने जब मलिक मुकद्दर ने तुगरिल को विद्रोह का दमन किया तो उसको तुगरिल कुस की उपाधि की। और इसने मेवात व कटेहर के विद्रोह का दमन किया और महमूद को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन महमूद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। जो महमूद है वो मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया। महमूद को इसने शहीद का दर्जा दिया और कभी कोई बाहरी अभियान नहीं किया। बलबन ने महमूद को शहीद का दर्जा दिया और कोई बाहरी अभियान नहीं किया। यानी कि देखिए, बलबन इंडिया से बाहर अटैक करने में विश्वास नहीं, वो कहता था कि हम इतने मजबूत रहेंगे कि दूसरा अटैक ना करे। और सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसको बोलते हैं दीवान अर्ज। और गुप्तचर विभाग भी बलबन ने बनाया, जिसको बोलते हैं दीवान बरीद। ये नाम याद रखना, दीवान बरीद यानी कि गुप्तचर विभाग और दीवान अर्ज यानी कि सैन्य विभाग। उसके बाद बलबन ने, जब महमूद मारा गया, कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके बाद 3 पुत्र थे, कै खुसरो, कैकुबाद, क्यूमर्स। 3 मतलब थे तो बहुत, मतलब 3 मेन हैं। कैकुबाद आते हैं 1286 से 1290 में। कैकुबाद 1286 से 1290 में आते हैं। मस्त शराबी आदमी था, बढ़िया। इसको लकवा हो गया जहरीली शराब पीने से। उस जमाने में भी होती थी, पी के लकवा मार गया। उसके बाद क्यूमर्स आता है। क्यूमर्स का संरक्षक था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। उसको टपका दिया, उसकी हत्या करवा दी। किसकी? क्यूमर्स की। किसने? जलालुद्दीन खिलजी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश की बात करेंगे अगले वीडियो में। खिलजी वंश अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।